ओवेंस के साइलेंट होने के 15 साल बाद जिस आदमी ने 6 मिलियन लोगों की हत्या के ऑर्डर साइन किए थे वो गायब हो चुका था। न मरा हुआ, न ट्रायल में, बस वैनिश्ड। उसका नाम था एडोल्फ आइशमन और 1960 की समर में एडोल्फ आइशमन को पूरी तरह पता था कि वो एक वांटेड मैन है। लेकिन असली सवाल ये था, अगर हम उसे कभी ढूंढ ही ना पाते तो? अगर आइशमन बुएनोस एयरेस में अपने बेड पर मर जाता, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, वेदर की शिकायत करते हुए, तो फिर जस्टिस क्या करता? 1956 में बुएनोस एयर्स में एक यंग वुमन थी, सिल्विया हर्मन। एक डांस में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। उसका नाम था क्लाउस। दोनों डेटिंग शुरू करते हैं। एक शाम क्लाउस सिल्विया को अपने फादर से मिलाने ले जाता है। दरवाजा खोलता है एक एल्डरी जेंटलमैन, पतला, सतर्क, एक अस्यूम नेम के तहत जीता हुआ। लड़का उसे फादर कहता है और वो आदमी अपना नाम बताता है, रिकार्डो क्लेमेंट। सिल्विया के अपने फादर लोथर हेरमन दचाओ कैंप के सर्वाइवर थे। उन्होंने नाजी ऑफिसर्स के चेहरे याद कर रखे थे, जैसे कोई कभी भूल ही नहीं सकता। जब उन्होंने अपनी बेटी के लाए हुए फोटोग्राफ को देखा तो मेमोरी में कुछ हिल गया। नेम मैच नहीं करता था, फेस करता था। एक आदमी ईवल को कैसे पहचानता है? ट्रॉमा जो बॉडी में लिख दिया गया हो, एक वार्निंग सिस्टम जो हड्डियों में कार्व हो चुका हो। लोथर हेरमन ने पेन उठाया और वेस्ट जर्मनी के एक प्रोसिक्यूटर को लिखा। उन्हें नहीं पता था कि वो एक पेन स्ट्रोक पोस्ट वॉर ईरा की सबसे ऑडेशियस इंटेलिजेंस ऑपरेशन को शुरू करने वाला है। आइचमन को समझने से पहले एक बात समझनी जरूरी है, वो किलर नहीं था। उसने कभी खुद गोली नहीं चलाई, कभी किसी पिट के पास खड़ा नहीं हुआ, कभी सीधे किसी की मौत का ऑर्डर नहीं दिया। 1942 में बर्लिन की एक विला में वो एक मीटिंग में बैठा जिसे वानसी कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। एजेंडा, यूरोप के सारे जूस को कैसे मारना है। आइकमन ने रेलवे नेटवर्क चलाया। उसने इंश्योर किया कि ट्रेन्स मंडे को क्रकॉव से निकलें, पैसेंजर कार्स को कैटल कार्स में बदला जाए। राइक रेलवेज RSA 6 को पर पर्सन पर किलोमीटर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का बिल भेजे। ऑशविट्स बिरकनाउ के कमांडेंट ने बाद में टेस्टिफाई किया, वो मुझसे ज्यादा ह्यूमन फ्रेट भेज रहा था जितना मैं मार भी नहीं सकता था। लेकिन जो हिस्टोरियंस को रात में सोने नहीं देता वो ये है, आइचमन खुद को इवल नहीं मानता था, वो खुद को एफिशिएंट मानता था, प्रोफेशनल, लॉयल। वॉर खत्म होने के बाद उसने अमेरिकन इंट्रोगेटर से कहा, मैंने सिर्फ लॉ फॉलो किया, हिटलर का लॉ, और नाजी जर्मनी में उसने सच में किया था। अब सवाल और भी डार्क हो जाता है, जब एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इतना रिफाइंड हो जाए, इतना रैशनल हो जाए कि एट्रॉसिटी रूटीन बन जाए, जब एक आदमी 1000 लोगों की मौत स्केड्यूल करके घर जाता है और उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, यही वो क्राइम था जिसे न्यूरमबर्ग में ट्राई नहीं किया जा सका। और यही वजह थी कि हंट पर्सनल बन गया। 1950 के दशक तक ज्यादातर दुनिया आगे बढ़ चुकी थी। आइचमन अब मायने नहीं रखता था, वो हजारों नामों में से बस एक नाम था। लेकिन कुछ लोग थे जो देखना बंद नहीं कर पाए। 1954 में नाजी हंटर साइमन वीसेंथाल को एक पोस्ट कार्ड मिला। उस पर जर्मन में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैंने उस गंदे सुअर आइचमन को देखा, वो बुएनोस एयरेस के पास रहता है और एक वाटर कंपनी में काम करता है। एक वाटर कंपनी, एक पोस्ट कार्ड, बस इतना ही। वीसेंथाल ने ये इन्फॉर्मेशन मोसाद, इजराइल की इंटेलिजेंस सर्विस को भेज दी। मोसाद ने उसे फाइल में डाल दिया। वो दूसरे कामों में बिजी थे। आइचमन वो हिस्ट्री था, एक खत्म हो चुकी वॉर का डेड वेट। लेकिन लोथर हेरमन की लेटर ने सब बदल दिया। 1957 में जर्मन स्टेट ऑफ हेसे के प्रोसिक्यूटर जनरल फ्रिट्ज बावर मोसाद चीफ इसर हारल से सीक्रेटली मिलते हैं। बावर जूविश थे, उन्होंने नाजी प्रोसिक्यूशन सर्वाइव किया था और वो जर्मन पुलिस और जुडिशरी को अच्छी तरह जानते थे। उन्हें पता था वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, कि नाजीज और उनके सिंपथाइजर्स पोस्ट वॉर सिस्टम में रिसाइकल हो चुके हैं। उन्हें पता था अगर वो ऑफिशियल चैनल से गए तो आइकमन फिर से गायब हो जाएगा। तो बावर ने सिस्टम के बाहर जाने का फैसला किया। उन्होंने हैरल को बताया जो लोथर हेरमन ने खोजा था और उन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया। उन्होंने अपना करियर रिस्क किया, प्रोटोकॉल तोड़ने पर प्रोसिक्यूशन का रिस्क लिया, जर्मन सॉवरेंटी के खिलाफ ट्रेटर कहलाने का रिस्क लिया। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें पेपर वर्क से बड़ी होती हैं। कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जिनके लिए रूल्स तोड़ने पड़ते हैं ताकि जस्टिस मिल सके। हरेल ने सुना। उन्होंने बुएनोस एयरेस के लिए ऑपरेटिव्स असाइन किए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। 3 साल तक ट्रेल कोल्ड रहा। फिर मार्च 1960 आया। गेरहर्ड क्लामर नाम का एक आदमी जो अर्ली 1950 के दशक में आइचमन के साथ एक फैक्ट्री में काम कर चुका था, उसने उसका चेहरा याद रखा था। वो आगे आया, उसने एक एड्रेस दिया, एक फोटोग्राफ दी। क्लामर 64 साल तक अनोनिमस रहा। दुनिया के ज्यादातर लोगों को उसका नाम कभी पता ही नहीं चला। 11 मई 1960 शाम 8:05 बुएनोस एयर्स के सैन फेरना इलाके की गारिबल्डी स्ट्रीट पर एक कार के अंदर 11 मोसाद एजेंट बैठे थे, हफ्तों से देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, ईच मैन की रूटीन सीखते हुए। उन्हें पता था वो हर शाम वही बस लेता है, उसी समय पर उतरता है और डार्कनेस ठीक उसी पल आएगी जब उन्हें चाहिए। टीम लीडर था राफी एतन, एक यंग ऑपरेटिव जो इस मिशन के बारे में वो बात समझता था जो ब्यूरोक्रेट्स नहीं समझते थे। ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं था, ये हिस्ट्री थी। अगर वो सक्सीड करते
करते तो ये सिर्फ इजरायली हिस्ट्री नहीं बनती, ये तय करता कि दुनिया ईविल के बाद जस्टिस से कैसे डील करती है। आइचमन देर से आता है, एजेंट्स वेट करते हैं, पेशेंस एक वेपन बन जाती है। जब वो आखिरकार बस से उतरता है, पीटर माल्किन, जो बाद में उसे इंट्रोगेट करेगा, स्पेनिश में बोलता है, मोमेंटितो सेñor। आइचमन पैनिक करता है, भागने की कोशिश करता है। अगले 40 सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है। 3 आदमी उसे टैकल करते हैं। वो जर्मन में चिल्लाता है, आई हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड माई फेट। उसे कार में ठूंस दिया जाता है, उस पर ब्लैंकेट डाल दी जाती है और कार बुएनोस एयर्स की रात में गायब हो जाती है। बाद में राफी एथन आइचमन के स्कार्स चेक करता है, एक स्टमक पर, एक रिस्ट पर, कंफर्म करने के लिए कि आदमी सही है। जब स्कार्स मैच होते हैं, आइटन अपने कॉलीग से हाथ मिलाता है और कहता है, वी हैव अकॉम्प्लिश्ड आवर मिशन। लेकिन ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ था, वो तो बस शुरू हुआ था। 9 दिनों तक आइचमन को एक सेफ हाउस में रखा गया, बेड से चेन्ड, आंखों पर ब्लाइंडफोल्ड। पीटर माल्किन उसे इंट्रोगेट करता रहा। 9 दिन जब मोसाद एक एल प्लेन का इंतजार करता रहा। 9 दिन जब आइचमन कन्फेशन साइन करने से इनकार करता रहा, इजराइल में ट्रायल के लिए अग्री करने से मना करता रहा। 9 दिन साइकोलॉजिकल प्रेशर, आइसोलेशन और धीरे धीरे उस सर्टेनिटी का टूटना कि उसने कुछ गलत नहीं किया था। बाद में माल्किन ने बताया, इन 9 दिनों में वो ड्राइंग करता था। वो 6 मिलियन को ड्रॉ करने की कोशिश करता था। इंडिविजुअल फेसेस नहीं, वो इम्पॉसिबल था। वो नंबर का वेट समझने की कोशिश करता था, उसकी फ्यूटिलिटी, उस क्राइम की स्केल जिसका कोई सिंगल परपिट्रेटर नहीं था, क्योंकि परपिट्रेटर एक सिस्टम था और आइचमन उस सिस्टम का बस एक नोड था। आखिरकार कई दिनों की रेजिस्टेंस के बाद आइचमन ने साइन कर दिया, रिमॉर्स से नहीं, गिल्ट से नहीं, एग्जॉस्शन से और इस रियलाइजेशन से कि ये मोमेंट इनएविटेबल था। अब सबसे इम्पॉसिबल हिस्सा आता है, आइचमन को अर्जेंटीना से बाहर निकालना। अर्जेंटीना की गवर्नमेंट कभी उसे एक्स्ट्राडाइट नहीं करती। ये कंट्री नाजी वॉर क्रिमिनल्स के लिए सैंक्चुरी बन चुकी थी, एक ऐसी जगह जहां खून से सने हाथों वाले लोग नई जिंदगी शुरू कर सकते थे। मैं 1960 में अर्जेंटीना में रेवोल्यूशन के 150 साल मना रहा था। एक एल आल फ्लाइट कैपिटल आई हुई थी, एयरपोर्ट बिजी रहने वाला था, सिक्योरिटी डिस्ट्रैक्टेड होने वाली थी। मोसाद ने डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज किए, जीव जिचरोनी नाम से एक फेक इजरायली पासपोर्ट बनाया गया, फेक एल क्रेडेंशियल्स बनाए गए, एयरपोर्ट ऑफिशियल्स को ब्राइब किया गया या कन्विंस किया गया, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अनक्लियर है। फिर आया केमिकल पार्ट। योना एलियन, एक इजरायली एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, खुद एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर, ने आइचमन को सेडेटिव दिया, बस इतना कि वो इनकैपेसिटेटेड लगे। आइचमन को एल फ्लाइट अटेंडेंट यूनिफॉर्म पहनाया गया और फिर उसे बुएनोस एयर्स कस्टम्स से निकाल लिया गया। आइचमन 2 एजेंट्स के बीच ऐसा दिखता हुआ जैसे कोई ड्रंक एयरलाइन क्रू मेंबर शहर में रात बिताकर लौट रहा हो। मोसाद के फोर्ज डॉक्यूमेंट्स में से एक, इसर हारल, मिशन कमांडर, की फेक आईडी में जानबूझकर एक गलती छोड़ी गई थी। उसमें लिखा था कि हरेल 1910 में एक ऐसे सिटी में पैदा हुआ जो 1925 से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अर्जेंटीन कस्टम्स ऑफिसर ने नोटिस नहीं किया या करके भी इग्नोर कर दिया। 20 मई 1960 रात 1 बजे एल फ्लाइट LY 269 बुएनोस एयर्स से टेक ऑफ करता है। उस प्लेन के कार्गो होल्ड में उस सवाल का जवाब था जो 15 साल से ज्यूइश पीपल को हॉन्ट कर रहा था। उस आदमी का क्या हुआ जिसने उनके डिस्ट्रक्शन को ऑर्गेनाइज किया था। 23 मई को इसराइल के प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन क्नेसेट में खड़े होकर अनाउंस करते हैं, आइचमन इस वक्त इस कंट्री में अरेस्ट के तहत है और जल्द ही ट्रायल के लिए पेश किया जाएगा। दुनिया शॉक में चली जाती है, लेकिन असली शॉक ये नहीं था कि आइचमन मिल गया। असल शॉक ये था, किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा करना पॉसिबल है। मोसाद ने अर्जेंटीन सॉवरेनिटी वायलेट की थी, इंटरनेशनल लॉ तोड़ा था, बिना वारंट, बिना परमिशन एक फॉरेन कंट्री से एक आदमी को किडनैप किया था और ये सब किया गया जस्टिस के लिए। तो सवाल उठता है, क्या ये जस्टिस था या फिर रिवेंज जो लीगल यूनिफॉर्म पहनकर आई थी। 11 अप्रैल 1961 यरूशलेम, एक कोर्ट हाउस, बुलेट प्रूफ ग्लास बूथ के अंदर एक आदमी। हिस्ट्री में पहली बार एक ट्रायल टेलीवाइज्ड हो रहा था। चीफ प्रोसिक्यूटर था गिडियन हाउसनर और जब वो कोर्ट को एड्रेस करने के लिए खड़ा हुआ, उसने वो शब्द बोले जिन्होंने हॉलोकॉस्ट को समझने का तरीका बदल दिया। जब मैं आज यहाँ इजराइल के जजेस के सामने एडोल्फ आइचमन के प्रोसिक्यूशन का नेतृत्व करने खड़ा हूँ, तो मैं अकेला नहीं खड़ा हूँ। मेरे साथ 6 मिलियन एक्यूजर्स खड़े हैं, लेकिन वो खड़े होकर डॉक में बैठे आदमी की तरफ उंगली नहीं उठा सकते। प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस पेश किए। उन्होंने दिखाया कि आइचमन ने मिलियंस की डिपोर्टेशन कोऑर्डिनेट की थी, कैसे उसने पर्सनली इंश्योर किया कि ट्रेन स्केड्यूल पर चलें, कैसे 1944 में हंगरी में वो हर दिन 4 ट्रेन भेज रहा था। हर ट्रेन में 3000 लोग हंगेरियन गेटोस से सीधे ऑशविट्ज, कैसे ऑशविट्ज का कमांडेंट इस वॉल्यूम से ओवरवेल्म्ड हो गया था और कैसे आइचमन नंबर्स बढ़ाता ही चला गया। फिर आइचमन ने टेस्टिफाई किया, उसने
कुछ डिनाई नहीं किया, उसने अपनी रोल एडमिट की, लेकिन उसने एक डिफेंस दिया जो हिस्ट्री में गूंजता रहेगा। मैं ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, मैं लॉ फॉलो कर रहा था। उसने दावा किया कि वो इमैनुअल कांट के कैटेगोरिकल इंपेरेटिव के अनुसार जी रहा था, वो आइडिया कि इंसान वही करे जो वो यूनिवर्सल लॉ बनते हुए देख सके। आइचमन का कहना था नाजी स्टेट का लॉ ही मोरालिटी था। हाउसनर ने उस डिफेंस को तोड़ दिया। उसने कोर्ट को दिखाया कि आइचमन के ऑर्डर्स कोई ऊपर से चिल्लाए गए कमांड्स नहीं थे, वो उसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्टिव्स थे, उसकी ब्यूरोक्रेटिक इनिशिएटिव का नतीजा। आइचमन ने ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए, उसने वो सिस्टम बनाया जो ऑर्डर्स पैदा करता था। हाउसनर ने एक प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश किया, अगर कोई ऑर्डर इनहेरेंटली क्रिमिनल है तो कोई आदमी उसे फॉलो करके इनोसेंट नहीं बन सकता। ट्रायल 129 दिन चला, टेस्टिमोनी ट्रांसक्राइब हुई 3500 पेज। विटनेसेस में सर्वाइवर्स थे, हिस्टोरियंस थे, और वो लोग भी थे जो आइचमन के ऑफिस में काम कर चुके थे। एक विटनेस था अबा कोवनर, एक पार्टिजन कमांडर जिसने नाजी से लड़ाई लड़ी थी। डिफेंस अटॉर्नी ने उससे पूछा ज्यूज ने ज्यादा रेजिस्टेंस क्यों नहीं किया। कोवनर ने एक सवाल से पूरा कोर्ट रूम पलट दिया, ये कैसे पॉसिबल है कि कोई रेजिस्टेंस हुआ भी। ये सवाल एक सच्चाई फोर्स करता है। सिस्टम को रेजिस्टेंस रोकने के लिए डिजाइन किया गया था, विक्टिम्स को वीकन करने के लिए, डिसीव करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए। क्राइम सिर्फ किलिंग नहीं था, क्राइम किलिंग की आर्किटेक्चर थी, और आइचमन उस सिस्टम का आर्किटेक्ट था। 15 दिसंबर 1961 को कोर्ट ने उसे 15 में से 15 काउंट्स पर गिल्टी पाया। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम्स अगेंस्ट द जूइश पीपल, वॉर क्राइम्स। द डेथ सेंटेंस वाज यूनैनिमस। ट्रायल के बाद हैना आरेंट नाम की एक फिलोसोफर ने एक बुक पब्लिश की, आइचमन इन जेरूसलम, अ रिपोर्ट ऑन द बनैलिटी ऑफ इविल। आरेंट ने ट्रायल ऑब्जर्व किया था, उसने आइचमन को टेस्टिफाई करते देखा था, और वो एक कंट्रोवर्शियल कंक्लूजन पर पहुंची। आइचमन कोई मॉन्स्टर नहीं था, वो कट्टर आइडियोलॉजिकल नाज़ी भी नहीं था। आरेंट के एनालिसिस में आइचमन एक ऐसा आदमी जिसने अपनी जिंदगी में कभी गहराई से सोचा ही नहीं, जो बस ओबे करता रहा, अपना रोल निभाता रहा और अपना करियर आगे बढ़ाता रहा। ये इनसाइट डेवास्टेटिंग थी, क्योंकि ये मॉन्स्ट्रोसिटी से भी बदतर चीज सजेस्ट करती थी कि ऑर्डिनरी लोग जब एक ऐसे सिस्टम में डाल दिए जाते हैं जो एट्रोसिटी के लिए डिजाइन किया गया हो, तो एट्रोशियस बन जाते हैं। कि ईवल को किसी स्पेशल हेट्रेड की जरूरत नहीं होती, बस थॉटलेसनेस, बस एम्बिशन, बस जॉब करने की विलिंगनेस। लेकिन आरेंट की थीसिस को चैलेंज भी किया गया। हिस्टोरियंस ने बाद में दिखाया कि ईच मैन आइडियोलॉजिकली एंटीसेमिटिक था। उसने नाजी प्रोग्राम को विलिंगली एक्सेप्ट किया था, उसने किलिंग एपरेटस में ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वॉलंटियर किया था। तो फिर सच क्या है? शायद दोनों, शायद कोई नहीं। शायद असली पॉइंट ये है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आइचमन ईविल था या बनाल। ये भी मायने नहीं रखता कि वो कॉज में बिलीव करता था या बस एम्बिशियस था। आउटकम वही है, मिलियंस मरे। और यहाँ एक फिलोसॉफिकल ट्रैप है जो आज भी मॉरल रीजनिंग को फंसाता है। जब हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि आइचमन इंटरनली कैसा था, तो हम एक्सप्लेनेशन के जरिए एब्सोल्यूशन देने लगते हैं, क्राइम को समझने योग्य बना देते हैं, और यही उसका नॉर्मलाइजेशन शुरू होने का पहला स्टेप है। ऑपरेशन फिनाले और आइचमन ट्रायल ने एक इंटरनेशनल लीगल प्रेसिडेंट बनाया जो आज भी कायम है। हिस्ट्री में पहली बार एक नेशन ने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को प्रोसिक्यूट किया, ऐसे क्राइम्स जो उस नेशन के बनने से पहले कमिट हुए थे। पहली बार एक कोर्ट ने साफ कहा, आई वॉज फॉलोइंग ऑर्डर्स। कोई वैलिड डिफेंस नहीं है। पहली बार दुनिया ने एक ट्रायल को टेलीवाइज देखा और उसे सिर्फ पनिशमेंट का नहीं, हिस्टोरिकल अकाउंटेबिलिटी का मंच बनाया। लेकिन इसकी एक कॉस्ट थी। अर्जेंटीना को अपनी सॉवरेंटी के वायोलेशन का कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिला। पूरे 40 ईयर्स लगे 2000 तक अर्जेंटीना को ऑफिशियली हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स से ये एक्सेप्ट करने में कि उसने नाजी वॉर क्रिमिनल्स को शेल्टर दिया था। जोसेफ मेंगेले, ऑशविट्ज का नोटोरियस डॉक्टर, आइचमन की कैप्चर के समय अब भी बुएनोस आयरेस में था। मोसाद के पास उसका एड्रेस था, लेकिन ऑपरेशन अबॉर्ट कर दिया गया क्योंकि बेन गुरियन ने आइचमन की कैप्चर पब्लिक अनाउंस कर दी थी। सीक्रेसी खत्म हो चुकी थी। मेंगले एस्केप कर गया और एक बड़ा लीगल सवाल रह गया, एक स्टेट ऐसे क्राइम्स को कैसे प्रोसिक्यूट करे जो उसकी बॉर्डर्स के बाहर कमिट हुए हों, बिना उस कंट्री की परमिशन के जहां वो क्राइम्स हुए। इसका जवाब जुरिडिकल नहीं था, प्रैग्मेटिक था। इजराइल ने ऐसा किया क्योंकि क्राइम इतना सिवियर था कि सॉवरेंटी सेकेंडरी बन गई। ये प्रेसिडेंट आज भी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन सबसे गहरी अनफिनिश्ड बिजनेस ये है, आइचमन को एग्जीक्यूट किया गया, एक आदमी। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा जेनोसाइड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स परपिट्रेटर्स के बिना पॉसिबल नहीं था। जो ट्रिगर्स खींचते थे, जो पॉलिसीज लिखते थे और जो चुप रहे, उनमें से कितनों का ट्रायल हुआ, कितने अपने बेड्स में मरे। ऑपरेशन फिनाले ने हर परपिट्रेटर को नहीं पकड़ा, उसने हॉलोकॉस्ट को अंडू नहीं किया, उसने ये भी नहीं बताया कि इंसान इतनी ऑर्गेनाइज्ड क्रूरल्टी का केपेबल कैसे बन जाता है। लेकिन उसने एक प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया जो आज भी गूंजता है, अकाउंटेबिलिटी। एक ऐसी दुनिया में जहां एट्रोसिटी ब्यूरोक्रेटिक रूटीन बन चुकी थी। थैंक यू।